सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मासाम में। साथियों, आज इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के अगले मॉड्यूल प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण कोर्स की आकलन प्रश्नोत्तरी देखेंगे और आपको सभी 40 प्रश्न PDF में मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको प्रशिक्षण की वीडियो सबसे पहली मिलती रहे और आप अपना प्रशिक्षण समय से पूर्ण कर सकें। आइए हम आकलन प्रश्नोत्तरी को देखते हैं और पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती? तो यहाँ पर 1369 सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से सही कथन है। तो यहाँ पर देखिए, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोर्स में बार्ली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है, आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। ये सही आंसर है। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। तो यहाँ पर देखिए, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये सही आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? तो यहाँ पर देखिए, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। ये सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, जो सही आंसर है वह है मिली जुली भाषा का प्रयोग। मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुभाषिकता का अर्थ है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है, किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। ये भ्रांति है। यहाँ पर प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? तो यहाँ पर देखिए, बच्चे के घर और स्कूल की भाषा में अंतर होना, घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? तो यहाँ पर देखिए, सही आंसर है परिचित भाषा का पुल आवश्यक है। ज्ञान के सृजन के लिए परिचित भाषा बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना, ये बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है जिम कमिंस के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि? तो यहाँ पर देखिए, भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से, तो यहाँ पर क्या है, बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं, तो ये मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया के इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा कहलाती है। तो वह भाषा शिक्षण का माध्यम कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक
वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में है? तो यह कथन भारत का संविधान में है। अगला प्रश्न, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है परिचित भाषा की। ज्ञान के सृजन के लिए परिचित भाषा की आवश्यकता है। साथियों, हमने यहाँ पर 20 प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। सबसे पहले 20 प्रश्न ये वाले पूछे गए थे हमसे और ये स्कोर है हमारा। अब हम दूसरे प्रयास में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो ये देखिए यहाँ पर बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना, बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? तो यहाँ पर देखिए रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर रमेश सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। अगला प्रश्न, गलत कथन चुनें। तो यहाँ पर देखिए गलत कथन है, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। यह यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूडाइस के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? तो यहाँ पर 36 सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है, इन बच्चों को क्षति नहीं होगी। अगला प्रश्न, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? तो मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषा नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? तो यहाँ पर देखिए L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक से अभ्यास कराना। L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक से अभ्यास कराना। कोर्स में हमने यह सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिंक भाषा सही आंसर है। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात आई। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है NCF 2005 में। यह बात NCF 2005 में सामने आई थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है। तो यहाँ पर L1 से तात्पर्य है बच्चे की समझ की भाषा। बच्चे की समझ की भाषा सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कमला राजस्थान के कोटा ज़िले में रहती है। उसके घर की भाषा हड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला
लिया है। आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके। तो कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे जिससे कि कमला सहज महसूस कर सके। अगला प्रश्न, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।